यहाँ पे जहाँ आप यूजर इनपुट देते हैं ना, वहाँ पे एक उर्दू का सेंटेंस देना था। काफी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना दिमाग लगा के, जो मुझे अच्छा लगा, कि एक रोमन उर्दू में भी उसको टेक्स्ट प्रोवाइड किया। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं ना रोमन इंग्लिश में, सॉरी, वैसे ही जो है वो उसे टेक्स्ट प्रोवाइड किया, तो उसका भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने अच्छे से जवाब दिया। और जो प्राइमरी रीजन था, जो फोकस था, वो आपको एक उर्दू का सेंटेंस लिखना था, जो आपकी उर्दू लैंग्वेज होती है ना, जैसे मेरा नाम अली है, नीम ये रे अलिफ, ये लिखना था। तो काफी स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह से ये भी किया, तो नाइस, वेरी नाइस। अभी इसी क्लास के दौरान हम आपको एक गूगल फॉर्म भी दे देंगे, जो हमारी क्लास का ही होगा। जो भी आप होमवर्क करते हैं उसको गिटहब पे पुश करें, और उसके गिटहब यूआरएल जो आया वो आप उस गूगल फॉर्म में पोस्ट कर दें। ठीक है अहमद भाई, ये फॉर्म आप अभी बन जाएगा ना, हम इनको डिस्कॉर्ड पे प्रोवाइड कर देंगे। आज जो हमारी क्लास का फोकस होगा वो ये होगा कि हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट्स के बारे में। अच्छा जी, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स पाइथन में आपके पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का, जो कि पहले, अभी तो हम यूवी से कर रहे हैं, लेकिन पहले ये पिप ईएनवी से होता था, फिर पोएट्री से भी होता है, और अब ये यूवी से भी होता है। अभी यूवी क्या होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट, यहां पे देखिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है। In Python, virtual environment provides an isolated space for your project, allowing you to manage project-specific dependencies without interfering with other projects. ये जो लाइन है, ये सारा मेन फोकस है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है, आपकी जो एक सिंगल मशीन है ना, एक सिंगल जो अभी आपके पास लैपटॉप है, उसमें अलग अलग एनवायरनमेंट्स बनाने की आपके पास फैसिलिटी होती है। हर प्रोजेक्ट, जैसे आप लोग हर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, आप लोगों ने क्वार्टर 2 में नेक्स्ट जैसे कितने सारे प्रोजेक्ट क्रिएट किए, अभी क्वार्टर 3 में आप लोगों ने कितने सारे पाइथन के फोल्डर्स क्रिएट किए। चले फोल्डर्स हम स्टार्ट करते, डायरेक्टरी आपने क्रिएट की, आपने नेक्स्ट जेएस का एक फोल्डर बनाया, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, फिर एक दूसरा फोल्डर बनाया, उसमें इंस्टॉल किया। ये काम आप क्यों कर रहे थे, ताकि अलग अलग प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर सके, सिंपल। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या होता है, विद इन सेम मशीन, जिस लैपटॉप पे मैं हूं उसी मशीन में मैं डिफरेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर लूं। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूंगा तो हर प्रोजेक्ट की एक अलग डायरेक्टरी क्रिएट कर लूं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है, हर प्रोजेक्ट की मैं एक अलग डायरेक्टरी क्रिएट कर लूं। अब इसका क्या रीजन है और क्यों मैं करूं, अभी आप यहां पे बैठे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अभी आप सबके मशीन में लेटेस्ट पाइथन इंस्टॉल होगी, पाइथन 3.13 या 3.12 जो भी। अब यहां पे आप जब बैठे हैं ना, तो आपके, अब जब आप गवर्नर हाउस में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मशीन में पाइथन का 3.13 वर्जन इंस्टॉल है। सपोज कल को आपको किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है पाइथन से रिलेटेड, जाहिर सी बात है आपके पास तो एक ही लैपटॉप है, उसी में काम करेंगे। अब आपके मशीन में 3.13 पाइथन है, कौन सा पाइथन है, 3.13, लेकिन वो जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया वो पाइथन 3.10 पे चल रहा है। आप अभी जब पढ़ाई करते हैं तो पाइथन 3.13 आपके पास इंस्टॉल है। सपोज आपके पास कोई पाइथन का प्रोजेक्ट आया क्लाइंट का, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज है जो कि पाइथन 3.10 पे चल रही है। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है, ये Node.js का वर्जन भी हो सकता है, या अच्छा Node.js का वर्जन जो हमारी डिस्कशन है ना वो Node.js से रिलेटेड भी हो सकती है। हम पाइथन पढ़े तो फिर पाइथन का टर्म यूज कर रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज आपके पास Node.js जो क्वार्टर 1-2 में आपने इस्तेमाल की वो लेटेस्ट Node.js है,
Node.js 22, लेकिन जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है वो Node.js 19 पे चल रहा है। अब होता क्या है कि जब अब आप पढ़ाई कर रहे हैं 3.13, आपके पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया 3.10, और ये एक बहुत रेयर केस है, एक डेवलपर रोजाना फेस करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट सेटअप करना इज नॉट एन इजी थिंग। अब आपके पास एक 3.10 में प्रोजेक्ट आया, अब क्या होगा? बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट 3.10 के ऊपर चल रहा है ना, आपके 3.13 पे उसकी बहुत सी चीजें नहीं चलेंगी, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये आप कहेंगे यार 3.13 और 10 में ऐसा क्या ही फर्क है कि जो वो चीजें ब्रेक हो जाएंगी, सेविंग्स नहीं चलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। होता क्या है कि उस प्रोजेक्ट में, जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, जितनी भी लाइब्रेरीज उसने इंस्टॉल की होगी ना, वो जरूरी नहीं है कि पाइथन 3.13 में भी सपोर्टेड हो। सही है? अब पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स को कैसे टैकल किया जाए? भाई आपके पास जब आप पढ़ाई करते तो 3.13 है, क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया 3.10। अब आप क्लाइंट को तो बोल ही सकते अपना प्रोजेक्ट अपडेट करो, वो आपके एक के लिए कोई अपना पूरा प्रोजेक्ट थोड़ी अपडेट करेगा। अब यहां पे एक मसला है, अब आपकी मशीन में चीजें नहीं चल रही हैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन आपको तो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करना है। ठीक है, अब यहां पे आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। या तो आप ये करें कि आपने जो पाइथन इंस्टॉल किया है वो 3.10 पे कर लें, लेकिन अगर ऐसा होगा तो आप यहां पे बैठ के जो पढ़ाई करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सपोज आपका यहां पे भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अब आपके लैपटॉप में ना 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गौर से सुनिएगा, आपकी जो मशीन है उसमें 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक 3.13 पे जो यहां आप लोग चला रहे हैं, एक 3.10 पे जो क्लाइंट का चल रहा है। आप 3.10 पे जाते तो यहां की चीजें खराब हो जाती हैं, 3.13 पे जाते तो क्लाइंट का प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है। अब तो आप लोग फंस गए, और बार बार दिन में 2, 3, 4 दफा आप लोग डिपेंडेंसीज अपडेट तो करेंगे नहीं। सही है? इस तरह के केस में कि हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डिफरेंट इन्वायरमेंट सेट किया जाए। क्या सेट किया जाए? एक डिफरेंट इन्वायरमेंट को सेट किया जाए। और यहां पे यही डेफिनेशन है वर्चुअल इन्वायरमेंट, कि हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डिफरेंट इन्वायरमेंट सेट करें। ठीक है, हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट इन्वायरमेंट सेट करें। सही है? अब होगा क्या, जब आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को जब सेट करेंगे ना, तो जब आप यहां बैठेंगे, अभी इन्वायरमेंट्स कैसे सेट होता है, किस तरह उसकी जो है वो हम चीजें आगे चल के अभी देखेंगे, किस तरह जो है वो पाइथन के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स आप सेट करते हैं। जब आप पाइथन के क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करने बैठेंगे तो क्लाइंट का वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव कर लेंगे। जब आप गवर्नर हाउस में आएंगे तो गवर्नर हाउस का इन्वायरमेंट एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी वर्चुअल एनवायरनमेंट्स की। अब ये 2 एनवायरनमेंट, सपोज आपके क्लाइंट के प्रोजेक्ट में 4 चीजें चल रही हैं, तो आप 4 अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स भी बना सकते हैं कि भाई जो है वो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा उसका अपना अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट कर लूंगा। आपको एक और क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया जो कि 3.12 पे चल रहा है। अब आपके पास क्या करेंगे, अब आपके पास 3 डिपेंडेंसीज या 3 वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट होंगे। सही है? अभी ये सिर्फ मैं पाइथन की एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन की, जो हमने लास्ट क्लास में भी इंस्टॉल की ना, ओपन एआई एजेंट्स हमने इंस्टॉल किया, हमने python.en भी इंस्टॉल किया, आपने स्ट्रीमलिट कुछ टाइम पहले भी बनाया था, उसका वर्जन हो गया। छोटी से छोटी चीज का भी वर्जन आप आइसोलेट रख सकते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट्स का क्या मतलब है? अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स का मतलब है अलग अलग आइसोलेटेड डायरेक्टरीज बना लो। सही है? अब जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस डायरेक्टरी को एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या होता है, जरा अपने बराबर वाले डिस्कस करो, कोई सवाल है तो मुझे। तो समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि आप जब डायरेक्टरीज को एक्टिवेट करते हो ना, तो आपके बिहाइंड द सीन्स क्या प्रोसेस होता है वो आपको देखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। ठीक है? वर्चुअल एनवायरनमेंट्स का मतलब होता है कि भाई अलग अलग डायरेक्टरीज बना दो, अलग अलग एनवायरनमेंट्स बना दो।
ठीक है, सपोज करें जैसे अगर हम नॉर्मल अगर एग्जांपल लें अपनी डेली लाइफ की, तो सपोज करें आपके पास एक चूल्हा है। अब चूल्हे पे जो है वो आपके पास दो ऑप्शन है, दो स्टोव है, ठीक है। एक आपके पास किचन है, उसमें चूल्हा है, उसके में भी आपके पास दो स्टोव है। अब एक में आप क्या कर सकते हैं, आपको दो डिशेस साइमल्टेनियसली पकानी है। जैसे मैंने कहा ना, आप एक मशीन पे दो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं अपने। अब आप एक मशीन पे दो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, इसी तरह आप जो है वो एक ही जगह के ऊपर दो खाने बना रहे हैं। या आपके पास एक माइक्रोवेव ओवन है या एक चूल्हा है जिसमें आप दो अलग अलग चीजें जो है वो बना रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप एक ही चूल्हे पे हर चीज रख दें और फिर वहां से खाना बनाते हैं। अब उसमें क्या होगा, हर जो भी आप खाना बनाते हैं ना, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। बाय द रिक्वायरमेंट्स आई मीन कि भाई किसी चीज को अगर पकाना है तो हो सकता है वो तेज आंच पे बनती है, अगर कोई दूसरी चीज आप बना रहे हो सकता है वो धीमी आंच पे स्लो बनती हो। अब आप क्या करें, आप तो फंस गए। आपके पास दो डिशेज है पकाने को, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। एक धीमी आंच पे पकती है, एक तेज आंच पे पकती है। सपोज आपके घर में टीवी है, टीवी एक है, टीवी को देखने वाले तीन है। अब लड़ाई हो रही है, मुझे क्रिकेट देखना है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे न्यूज चैनल देखना है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर आपका एक टीवी है और देखने वाले तीन है, एक को क्रिकेट देखना है, एक को न्यूज चैनल देखना है, एक को जीतो पाकिस्तान देखना है। अब आप क्या करेंगे, अब तो आप यहां फंस गए। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई आप तीन अलग अलग डिवाइसेस रख लो, जिसको जो देखना है वो उस वक्त वो एक्टिव कर लेगा। इसी तरह अगर आपको जो दो स्टोव है, अगर जो चूल्हा है, अगर आपके पास दो ऑप्शन है ना, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। अब यहां पे क्या हो रहा है, चूल्हा एक ही है, लेकिन उस पे जो आप अपनी डिश रख सकते, जो पतीला रख सकते, वो दो जगहों पर रख सकते, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। इस तरह से ये होते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। कि सपोज अगर आपको XYZ डिश बनानी है तो वो तेज आंच पे बनेगी, उसको राइट साइड रख दो, और जो डिश दूसरी डिश ABC XYZ बनानी है वो धीमी आंच पे बनती है, उसको लेफ्ट साइड पर। दोनों की रिक्वायरमेंट्स अपनी अपनी जगह पूरी हो जाएंगी। अब दोनों डिशेस में लड़ाई नहीं होगी। इसी तरह आपके घर में अगर टेलीविजन है, अगर देखने वाले तीन है और अगर टेलीविजन भी आपके घर में तीन है, तो अब लड़ाई नहीं होगी। ये होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट्स। एक टीवी पे आपका क्रिकेट चल रहा है, एक पे न्यूज चैनल चल रहा है, एक पे कोई भी ड्रामा वगैरह चल रहा है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स भी इसी तरह के होते हैं, सही है। आपकी अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे अलग अलग टेलीविजन और अलग अलग जो है वो चीजें थी ना, चूल्हा वगैरह था। इस तरह आपकी अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में। अभी जैसे मेरे यहाँ क्लास, मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास 1 का प्रोजेक्ट है, अभी मैं क्लास 2 का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, डायरेक्टरी बनाऊंगा। उसमें अगर मुझे डिफरेंट पाइथन का वर्जन चाहिए, भाई अभी मेरे पास पाइथन 3.13 है, मुझे पाइथन 3.5 पे काम करना, तो मैं क्लास 02 में एक ही फोल्डर में, देखिए संडे आफ्टरनून का एक ही फोल्डर है, लेकिन जो क्लास 01 है उसमें अलग पाइथन चलेगा, क्लास 02 में अलग पाइथन चलेगा। सपोज क्लास 01 में यहाँ की पढ़ाई चल रही है, क्लास 02 में कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये काम हो सकता है। अभी हम इसकी थ्योरी इतनी इनफ है, डेफिनेशन भी यही है, अब हम इसको करके जो इंप्लीमेंट करके देखेंगे। एक और चीज, आखिरी सेंटेंस, जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं ना, तो वो डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही इंस्टॉल होती है, सही है। क्या कहा मैंने, जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं तो जब आप उसके बाद कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं वो उसी डायरेक्टरी में या उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होती है। अभी तक क्या होता था, आपने पाइथन इंस्टॉल किया, आपने ओपन एजेंट्स एसडीके की लाइब्रेरी फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया, वो आपकी मशीन में ग्लोबली इंस्टॉल होता था। क्या होता था, आपकी मशीन में ग्लोबली इंस्टॉल होता था। लेकिन अब जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे ना, तो आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही वो इंस्टॉल होगा। अभी हम करके देखते हैं इसको। क्लास 01 का फोल्डर बनाया मैंने, क्लास 02 का फोल्डर बना दिया। अब मैं मेक श्योर यू आर इन द करेक्ट डायरेक्टरी,
मैं यहाँ पे टर्मिनल में आया, बल्कि मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से आ जाता हूँ। ठीक है, क्लास 02 मैंने यहाँ क्लास 02 के लेवल पे आके अपना जो है वो टर्मिनल ओपन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्लास 02 में अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। वर्चुअल एनवायरनमेंट मैं कैसे बनाऊंगा, यूवी को यूज करके। कैसे बनाऊंगा, यूवी को यूज करके। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था घर से जो है वो इंस्टॉल करके आइएगा। ठीक है, किस तरह आप करेंगे इंस्टॉल, कमांड्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रीड में प्रोवाइड कर दी है। आप यूवी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, आप गूगल पे आए, आपने लिखा है यूवी पैकेज मैनेजर। यूवी पैकेज मैनेजर पाइथन का पैकेज मैनेजर है। जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट में npm था, नोड पैकेज मैनेजर, वैसे यूवी क्या होता है, पाइथन का पैकेज मैनेजर है। कुछ हफ्ते पहले आप पिप को यूज कर रहे थे, पीआईपी, पिप इंस्टॉल, जो भी लाइब्रेरी का नाम था। अब आप पिप की जगह जो है वो यूवी को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पिप की जगह अब हम यूवी लेके चलेंगे। मैंने गूगल पे आके लिखा यूवी पैकेज मैनेजर, तो यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में कि क्या होता है, जिसका कोड गूगल गिटहब पे दुनिया को अवेलेबल कर दिया गया। ये इसका गिटहब सोर्स कोड है और यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यूवी पाइथन पैकेज मैनेजर। हमने ये क्यों यूज किया, क्योंकि ये रस्ट में बिल्ड हुआ है। किसमें, रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दुनिया की तेज तरीन लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रस्ट को हमने, यूवी को हमने चूज किया। मैं यहाँ पे यूवी पे आ गया, तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया। इंस्टॉलेशन में आप देखेंगे ये वही कमांड है जो मैंने आपको लास्ट टाइम प्रोवाइड कर दी थी। अगर आपके पास विंडोज है तो आप इस कमांड को रन करेंगे, अगर आपके पास मैक या लिनक्स है तो आप क्रल की कमांड को यूज करेंगे। क्रल आपको पता है मैक या लिनक्स में एक, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो CLI का ब्राउजर है। मेरे पास इस वक्त क्योंकि विंडोज है तो मैंने यहाँ पे विंडोज को सेलेक्ट कर लिया। इंस्टॉलेशन मेरे पास ऑलरेडी हुई भी है, बस अब इस कमांड को कॉपी करें, पावरशेल में जाके चलाएं, चल जाएगा। हो सकता है वो ना चले, अपनी डिवाइस लैपटॉप रीस्टार्ट करके देख लें, यूवी का वर्जन चेक करें, खत्म। और आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ एक कमांड चलानी है, नो हेक्टिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, यूवी इंस्टॉल हो गया। आप नीचे स्क्रॉल करें, ये यूवी के तमाम इंस्टॉलेशन के तरीके। अब जो है वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे है, इंस्टॉलेशन के नीचे ये फर्स्ट स्टेप है, मैंने यहाँ क्लिक किया। अच्छा जी, आपने यूवी को इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद साइड बार में ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, इस तरह जैसे मैंने किया। आपके पास एक ऑप्शन होगा यहाँ पे एक यूजिंग एनवायरनमेंट्स का। किसका, यूजिंग एनवायरनमेंट्स का। तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे करूंगा अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को ऐड। क्या करूंगा, अपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैं ऐड करूंगा। आप यहाँ पे आ गए, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा यूजिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, यूजिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, इसको फिलहाल इग्नोर कीजिए, पिप इंस्टॉल रफ को इसको इग्नोर करें और थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा द वर्चुअल एनवायरनमेंट कैन बी एक्टिव। तो एक्टिवेशन की कमांड है ये रहा, मैं यहां ऊपर लिख भी दूंगा। सही है, क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट पे आप आएंगे। सही है, मैं थोड़ा सा आगे चला गया। आप यूजिंग एनवायरनमेंट्स पर है, इसके बाद यूजिंग एनवायरनमेंट्स में एक सेक्शन होगा क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट का।
ठीक है, जाहिर सी बात है पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ पे आ गया, मैं क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर। यहां पे मेरे पास एक कमांड है UVVENV। यूवी का मतलब जो पैकेज मैनेजर है हमारा, जो पिछले केस में हमारा पिप था, अभी क्या है यूवी। यूवी क्या करेगा, ये हम यूवी को कह रहे हैं कि हमारे VENV का मतलब, V का मतलब वर्चुअल, ENV का मतलब एनवायरनमेंट। तो मैं यूवी को कह रहा हूं कि भाई मेरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करो। मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक स्पेसिफिक नाम के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं। किसके साथ? स्पेसिफिक नाम के साथ भी जो है वो मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूं। अगर आपको कोई नाम, क्लाइंट का प्रोजेक्ट, अगर क्लाइंट का प्रोजेक्ट का नाम फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे VUVVENV, माय नेम की जगह ई कॉमर्स। और अगर आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, अगर आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडीज से रिलेटेड करना है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे UVVENV स्टडीज। तो स्टडीज नाम का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इस कमांड को करता हूं कॉपी। जो भी आपकी मर्जी, आपने नाम के साथ करना है नाम के साथ करें, ऐसे करना है ऐसे करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये अपना डिफॉल्ट नाम रख देंगे। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगर आप नाम के साथ करेंगे ना, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक नेम और पाथ टू बी स्पेसिफाइड टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एट माइंड। मैं अभी फिलहाल इसको सिंपली इस तरह कॉपी करता हूं। मैंने इस कमांड को किया कॉपी, और यहाँ पे मेक श्योर मैं अपनी करेक्ट डायरेक्टरी में हूँ, जो मैंने क्लास 2 का फोल्डर बनाया मैं वहां पे। मैंने इस कमांड को लाके यहाँ पे पेस्ट किया और कर दिया एंटर। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, आपके पास ये मैसेज आ गया यूजिंग सी पाइथन। अब सी पाइथन जो है वो पाइथन के बाद जब क्रिएट होता है, पाइथन का कोड जब चलता है तो सी पाइथन से चलता है। क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एट .VENV। ये कह रहा है कि भाई इसने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया, कहां पे, .VENV में। मैंने ये कमांड कहां चलाई, कमांड कहां चलाई, क्लास 2 में। और ये कह रहे हैं कि भाई मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट यहां पे क्रिएट कर दिया। हम यहां के देख लेते हैं ऐसा कुछ हुआ भी है। मैं VS कोड में आया, क्लास 02 में आया, देखिए मेरे पास अभी ये फोल्डर एम्प्टी था, ये फोल्डर एम्प्टी था। अब देखिए यहाँ पे .VENV आ गया। अभी जो मैंने बात कही थी, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, डायरेक्टरीज होती है। क्या होता है, आइसोलेटेड डायरेक्टरीज होती है। डायरेक्टरीज का मतलब फोल्डर। आपको प्रूफ मिल गया, इसने मेरे प्रोजेक्ट में आके फोल्डर बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये हर चीज मैं आपको अभी अवेलेबल कर देता हूँ, कोई मसला हो जाएगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे आके मेरा बन गया। ठीक है, अब वर्चुअल एनवायरनमेंट जब बनता है ना, तो उसको एक्टिवेट भी करना होता है। क्या करना होता है, एक्टिवेट। जैसे आप चूल्हे पे खाना रखते हैं, अलग अलग चूल्हों पे आपने खाना रख दिया, ठीक है, अब उस चूल्हे को जलाना भी तो है। तो उस चूल्हे को जलाने का मतलब आप एक्टिवेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन कर रहे हैं। और एक्टिवेशन की कमांड भी यहां लिखी हुई है। ये क्या लिखा है, .VENV। यहाँ क्या कुछ यहाँ पे ऐसा है, ये रहा .VENV। फिर इसने कहा /scripts। इसका मतलब यह है कि ये टर्मिनल मुझसे कहना चाह रहा है कि भाई आपके फोल्डर में एक .VENV का फोल्डर है, उसमें स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर है। भी देख लेते हैं, ये रहा .VENV, इसमें ये रहा .scripts। इसमें ये कह रहे हैं /activate की फाइल होगी। क्या होगी, /activate की फाइल होगी। ये थोड़ा सा मैं जूम आउट करूं, ये सही है। इसके हमें जो है वो यहाँ पे पहुंचने की नीड नहीं है। .VNV इतनी सारी है इसमें, लिनक्स भी, विंडोज सब, ये देखिए पाइथन वगैरह, ये सब चीजें आ गई। अभी इसमें ज्यादा नेस्टेड जाने की नीड नहीं है। तो बस मैंने आपको एक चीज बता दी कि इस मैसेज का मतलब क्या। अब आप क्या करें, इसको कॉपी करें, इस कमांड को आप कॉपी करेंगे। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। किस तरह होगा, ज़हन में रखिएगा। ये मेरा फोल्डर देखें यहाँ पे, तो क्या लिखा रहा है यहाँ पे,
यानी डी ड्राइव है, उसमें संडे आफ्टरनून प्रोजेक्ट एआई एजेंटिक एआई क्लास 2। अभी इसको जहन में रखिएगा आपने। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अपने कॉपी करता हूं वर्चुअल एनवायरनमेंट की एक्टिवेशन कमांड को, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, मैंने एंटर करते मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, मैंने इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट किया, कोई एरर नहीं आया, इट मींस मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। किस तरह पता चलेगा, ये पुरानी वाली डायरेक्टरी का यूआरएल देखिए क्या है, डी और जो भी नाम है इसका, डी ड्राइव में आगे जो भी नाम है। लेकिन यहां पे देखिए डी ड्राइव से पहले, इस डी ड्राइव से पहले क्लास 02 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्लास 02। ये वही फोल्डर का नाम है जिसमें अभी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट रखा हुआ है, ये रहा। अगर आपके डायरेक्टरी में, आपके टर्मिनल में ये चीज आ रही है, इट मींस आपका जो है वो क्या कहते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। सही है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने का तरीका है। ठीक है, ये इसको तो मैं थोड़ा जूम आउट करूं ताकि जिनको नहीं दिख रहा है उनको भी दिख जाए इस तरह से। ये एक्टिवेटेड पाथ है जिसमें प्रीफिक्स क्लास 02 ब्रैकेट में लिखा आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं लिखा रहा क्योंकि इस मोमेंट पे मेरा जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं था। ठीक है, पहले यहां तक आप लोग इसको एक्टिवेट करें, फिर हम 2 मिनट बाद आगे चलें। यहाँ हर चीज यूबी की ये कमांड है, इंस्टॉलेशन आपने कर ली है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की कमांड है, इसको एक्टिवेट करने की कमांड है। चलिए व्हाट्सएप का सारा मैसेज डिलीट मार के, उसका भी स्पेस होता है। क्या होता है, और फिर उसको एक्टिवेट करके भी देख लिया। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट जो है वो हम यहाँ पे कर चुके। अब एक बात जहन में रखिएगा, आपने इसको याद रख लीजिएगा। आप सबसे पहले जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी मैंने क्लास 2 का बनाया, अब जब मैं क्लास 3 का बनाऊंगा, क्लास 4 का बनाऊंगा, क्लास 5 का बनाऊंगा, मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ, जब भी अब मैं नया फोल्डर बनाऊंगा ना आप लोगों के लिए, यहाँ पे मुझे एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं या डायरेक्टरी बेस्ड होते हैं। तो अब जब भी मैं या आप लोग एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे, अभी आप क्लास 2 है, आपने क्लास 2 बना ली, अभी आप क्लास 3 करेंगे, 4, 5, आपको हर क्लास का जब आप फोल्डर बनाएंगे तो आप उसमें सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करेंगे, और ये आपको हर फोल्डर बना के करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये पहली चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, दूसरी चीज जो हमेशा याद रखने वाली है वो ये है, सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव होगा, उसके बाद आप कोई पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। वरना अक्सर बिगनर्स क्या करते हैं कि पहले पैकेज इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब यहां पे डिफरेंस समझने वाला यह है कि जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के बगैर, गौर से सुनिएगा, जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के बगैर किसी कमांड को चलाते, किसी पैकेज को इंस्टॉल करते, तो वो आपके लैपटॉप में, मशीन में ग्लोबली इंस्टॉल होता है। किस तरह इंस्टॉल होता है, ग्लोबली इंस्टॉल होता है। लेकिन जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो आपके प्रोजेक्ट बेस्ड में, आपके डायरेक्टरी बेस्ड में बनता है। और जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट जो आपने अभी क्लास 02 के फोल्डर में बनाया, वो किसी भी ग्लोबल डिपेंडेंसी को नहीं जानता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका ये सवाल है कि भाई जब ग्लोबल इंस्टॉल कर लिया तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्यों हम दोबारा इंस्टॉल करें, आप ये सवाल पूछ सकते हैं। तो जो आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट्स होते हैं वो आपके ग्लोबल डिपेंडेंसीज को नहीं जानते। ठीक है, क्योंकि पाइथन, जो फिर आप पूछेंगे पाइथन को किस तरह जानते हैं, क्या मुझे पाइथन भी बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो पाइथन आपका डायरेक्ट जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो डायरेक्ट
आपके सिस्टम में जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना वहां पे जाके बैठ जाता है। अब आप हर पैकेज को तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट नहीं करेंगे ना, सिर्फ पाइथन ही आपका है वर्चुअल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सिस्टम लेवल पे। तो यहाँ पे यही काम होगा, पाइथन के अलावा वो कुछ भी इंस्टॉल कर लेगा। तो क्लास 02 में मैं आया, मैं अपने करेक्ट डायरेक्टरी में। अभी चले मैं आपको ये काम करके बताता हूँ। लास्ट टाइम हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी ना, ओपन है एजेंसी, मैंने यहाँ पे बना दिया main.py, और main.py में आके मैंने लिखा फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एक्टिव नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव किया। यहाँ इस लेवल पे अच्छा जी, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स में ऑलरेडी एक्टिव कर चुका था, तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास एरर नहीं आया। अगर आप इसको नहीं करते ना तो आपके पास आ जाता। अब हम आते हैं अपनी जो है वो मेन पढ़ाई पे, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। ठीक है, हमने लास्ट तो ये था आपका सिंपली वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करके एक्टिवेट करना और यहाँ पे फिर आपका कमांड चलाना। मैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग इस स्टेप को मिस ना कर दे कि भाई मैंने तो चलाई नहीं थी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज को यहाँ पे एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ और यहाँ पे मैं कमांड भी चला देता हूँ। अगर आपके पास फॉर सम रीजन अगर ये इशू आए तो आप जो है वो कमांड चला के उसको अपनी लाइब्रेरी को इनिशियलाइज कर लीजिएगा। अब जब आप यूवी में पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जब यूवी में पैकेज की इंस्टॉलेशन होगी तो वो किस तरह होगी, जैसे आप लिखते थे ना पिप इंस्टॉल, हमने लास्ट क्लास में ये लिखा था ओपन एआई एजेंट्स, हमने यही लिखा था। अब आप पिप इंस्टॉल की जगह लिखेंगे यूवी ऐड। क्या लिखेंगे, यूवी ऐड। इसको मैं उसी टर्मिनल पे लिख लेता हूं, यूवी ऐड ओपन एआई हाइफन एजेंट्स। जो भी आपकी लाइब्रेरी का नाम होगा वो आप यहाँ लिखेंगे, चाहे वो python.env करें या कोई भी numpy करें, Django करें, Flask करें, फास्ट एपीआई करें, स्ट्रीमलेट करें, चेनलेट करें, इस तरह से करेंगे यूवी ऐड ओपन एआई एजेंट्स। ठीक है, इस तरह से आप उस पैकेज को जो है वो इंस्टॉल करेंगे, यूवी ऐड ओपन एआई एजेंट्स। मैंने इसको ओके यहाँ पे नहीं, अच्छा, ठीक है। हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या करना। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक्टिवेट द वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये दो काम मैंने किए। अब तीसरा काम मुझे एक और करना पड़ेगा, यहाँ पे यूवी हाइफन इनिट की कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, इसको सबसे पहले मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपने यूवी के प्रोजेक्ट। अब जैसे ये काम आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जब आप क्वार्टर 1 में थे तो आपको याद है आप npm इनिशियलाइज करते थे। उस npm के इनिशियलाइजेशन से क्या होता था, आपका एक npm का प्रोजेक्ट बन जाता था, Node.js का एक प्रोजेक्ट बनता था। इसी तरह मुझे यहाँ पे यूवी इनिट करना पड़ेगा ताकि मेरा एक यूवी का जो है वो प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाए। कहां पे होगा, वही क्लास 02 पे। अभी मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर देखें आप लोग किस तरह। ठीक है, एक क्लास 02 है और उस क्लास 02 में एक .venv है। बस तीसरा काम जो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे
यूवी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिट का मतलब इनिशियलाइज। अब जैसे ये कमांड मैंने यहाँ पे रन की तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक इनिशियलाइज प्रोजेक्ट क्लास 02, ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज प्रोजेक्ट मेरा हो गया। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे एक पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल की फाइल आ गई। कौन सी फाइल आ गई, पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल। ये पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल वो ही फाइल है जो npm या next.js के केस में पैकेज डॉट जेसन होती है। इस पूरी फाइल में जो है वो आप लोगों की डिपेंडेंसीज मैनेज होंगी। क्या होंगी, डिपेंडेंसीज मैनेज होंगी। और यहाँ डिपेंडेंसीज का एरे है, लिस्ट है। ये पैकेज जेसन में भी होता था, डिपेंडेंसीज का एक ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट होता था। यहां पे ये वही चीज है। तो ये तीन काम हमें करने पड़ेंगे। अब मैं कमांड चला के देखता हूं, यूवी एड OpenAI-agents। अब मेरी लाइब्रेरी यहां पे इंस्टॉल होने लगी, ठीक है, मेरी OpenAI एजेंट्स की लाइब्रेरी यहां पे इंस्टॉल हो रही है। तो तीन काम हमने करने पड़ेंगे हर क्लास में आने से पहले। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव करना पड़ेगा और यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तीन ही काम है ना, मतलब चौथा तो नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि जहां पर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होगा वहीं पर ही आपको इंस्टॉल करना है। उससे होगा क्या कि आपके स्पेसिफिक वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाके इंस्टॉल होगी चीज़। अगर आप लेट सपोज यहाँ पर कर देते हैं, सेम फोल्डर है लेकिन यहाँ पर आपका प्रीफिक्स के अंदर एक्टिवेट नहीं है एनवायरनमेंट, तो वो फिर वही काम करेगा जो सर ने बताया था कि वो सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं करेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो, और एक्टिव होने के बाद ही जो भी इंस्टॉलेशन है आप करोगे तो वो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया, एक्टिव किया, यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया एंड एट लास्ट अपनी जो है वो हमने स्टार्ट इंस्टॉलिंग पैकेजेस। इन 4 पॉइंट्स को प्लीज सब नोट कर लें ताकि किसी से कुछ मिस ना हो जी। थोड़ा जोर से नहीं, एनाकोंडा पिप ENV पोइट्री अब हम कुछ यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूवी करेंगे। यूवी दो काम करता है, पैकेज मैनेजमेंट भी करेगा, डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट भी करेगा, और सॉरी पैकेज या डिपेंडेंसीज मैनेज करेगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट भी खुद बनाएगा। कॉन्डा से भी यही होता है कि जो है वो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट वो एक्टिव करता है और उसी तरह आपकी सब चीजें चलती हैं। बस अब कॉन्डा पिप ENV पोइट्री को रिप्लेस करके यहाँ पे यूवी यूज होगा जी। और ये फास्ट भी है क्योंकि रस्ट यूज होगा। सॉरी, यूवी इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है, जी वो भी कर देगा। मेन डॉट py तो मैंने बनाई है, इसने नहीं बनाई है, वो खुद भी बना देता है। अब ये कह रहे हैं सही है। अभी चीजें इस लेवल पे पता हो ना, टू गेट स्टार्ट विद थिंग्स, तो सही है। वो हम आगे चल के मैं ये भी डिस्कस कर लूंगा जो आपने कहा कि यूवी किस तरह ऑटोमेटिकली चीजों को मैनेज करता है। पॉइंट नोटेड। किसका कर सकते हो, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, आप इसको 3 पॉइंट अप डाउनग्रेड अपग्रेड जो करना है करो। चलिए फोल्डर में होगी, जो भी CI/CD होगा वहीं पर होगा जी। पाइथन का डिफरेंट वर्जन भी जो है वो इसी लेवल पे आप कर सकते हो, इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए। पाइथन का हो गया आपका जो है वो कोई भी लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, कोई नमपाई हो गया, जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, फास्ट API हो गया। यहाँ पे हो सकता है मेरे पास 2 फोल्डर है ना, अभी हो सकता है मेरे पास, और मैं दोनों जगह OpenAI एजेंट्स मैंने लास्ट क्लास में भी इंस्टॉल किया था। देखिए जब मैंने OpenAI एजेंट्स की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया तो यहाँ पे ये वर्जन आ गया, ठीक है, आपके सामने है ना। पहले डिपेंडेंसीज की एम्प्टी लिस्ट थी,
अब इसमें ओपन है एजेंट्स की लाइब्रेरी आ गई। यहाँ पे इसका क्या वर्जन है 0.016। लास्ट क्लास में या मैं फ्यूचर में जो इंस्टॉल करूंगा वो 0.14 भी मैं कर सकता हूँ अलग अलग फोल्डर्स में रहते हुए। अब ये हर जगह अलग अलग फोल्डर है ना, तो कोई जो है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। सही है, कोई किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट की खास बात यही है कि ग्लोबल डिपेंडेंसीज को जो है वो आसपास नहीं जानता, तो उनकी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकिंग चेंजेस भी नहीं आते हैं। अच्छा जी, अभी हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव किया, ठीक है, और क्रिएट किया, लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर ली। अब हम एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, ताकि जो वो ये हुई थी कि मोस्ट प्रोबेबली इस संडे जो है वो टाइमिंग्स हमारे अपडेट हो जाने थे 4 to 7 के। हमारे क्लास के टाइमिंग 4 to 7 होंगे, 7 to 10 नहीं होंगे। सही है, क्योंकि काफ़ी आप लोगों में से बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, या तो वो कराची में दूर से आते हैं या वो शहर के बाहर से आते हैं, वो लड़के और लड़कियां दोनों। फॉर सम रीज़न अभी ये टाइम इस क्लास में जो है वो अभी अपडेट नहीं हुआ। आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि गर्मी बहुत है, ठीक है, आप लोगों से ख़ास तौर पे, हम टीचर्स की तो चले खैर है, कोई बात नहीं, आप लोगों से अभी बैठा भी नहीं जा रहा। और ये आज की बात नहीं है, पिछले तकरीबन 1 महीने पुरानी बात है। अभी हमने जो भी पढ़ा ओके, आप लोग बताएं कि शुड वी कंटिन्यू और शुड वी स्टॉप आवर क्लास में? सही है, मेजॉरिटी का यही डिसीजन है कि क्लास को अभी रोक दिया जाए। स्टॉप करना है कि आगे बढ़ना है? अच्छा, एक सेकंड वोटिंग कर लिया। ये बता दें कि कौन कौन चाहते हैं कि अभी क्लास कंटिन्यू हो। भाई कैसे लोग हैं। और अभी कौन कौन चाहते हैं कि क्लास को स्टॉप कर दिया जाए? ये तो दोनों में ना 3 में ना 13 में कोई। अच्छा एक काम करते हैं, लास्ट वीक, ताकि दोनों पार्टीज जो है वो खुश रहें कि भाई हमारी बात मानी गई, मैं अभी एक छोटी सी जो लास्ट टाइम हमारी थ्योरी रह गई थी उसको पढ़ा देता हूँ। 3:30 हो रहे हैं, उस थ्योरी को कवर करते करते भी 4 तो बज ही जाएंगे। अभी मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत है। सही, सीधी बात, सही है। आप लोग नहीं पढ़ाएंगे तो फायदा। 4 बजे और 5 बजे में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। और जो मेन चीज़ थी हमारी आज की क्लास की वो हमने देख ली है। सही है, मैं एक छोटी सी चीज़ जो लास्ट टाइम हमारी रह गई थी उसको मैं पढ़ा देता हूँ, थ्योरी, ताकि थ्योरी मेन ज़रूरी है, क्योंकि ओपन एजेंट्स एचडी की लाइब्रेरी में है ये चीज़। जो न्यू चीज़ थी जो मुझे आज पढ़ानी थी वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी चीज़ें जो है वो हम कवर कर नहीं सकेंगे। जो बात है वो है, सही है। अब आई नो आप लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस रख के आए होंगे कि भाई हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बट देखिए सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत ही अगर आप लोगों की नहीं रहेंगे तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? सही है। लास्ट टाइम, अच्छा सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे, थोड़ी देर में जो है वो हम इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे। अच्छा जी, हमने क्या किया था लास्ट टाइम, ओपन एआई एजेंट्स फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था और उसी को यूज करके जो है वो हमने एक एजेंट बनाया था। सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन के ऊपर, सही है। एजेंट आपको पता है कि आप उस सूरत में बनाते हैं जब आपको एक डेडिकेटेड पर्सनैलिटी से या एक डेडिकेटेड चीज से कोई स्पेसिफिक काम करवाना। ये चीज हमने लास्ट टाइम में डिस्कस की थी। एक एजेंट बनेगा एक काम करने के लिए ही बनेगा। अगर एक रियल एस्टेट एजेंट है तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी डील करेगा, वो आपको आपकी गाड़ी सिविक सेंटर में आपके नाम पे ट्रांसफर करके नहीं देगा, उसके लिए एक अलग एजेंट होगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक एजेंट बनेगा किस तरह। सबसे पहले हमने जाहिर सी बात है एजेंट तो बन गया, लेकिन उसके पीछे जो एक मैजिकल लेयर है, उस मैजिकल लेयर का क्या नाम है? LLM, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
आपको जो भी रिस्पॉन्स आता है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आता है, उसके अलावा वो रिस्पॉन्स आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस चीज का नाम है जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन हुए। ठीक है, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन में लाने पड़ेंगे, चाहे वो गूगल जेमिनी का हो, चाहे वो डीप सीक हो, चाहे वो एंट्रोपिक का क्लॉड हो, या चाहे वो ओपन एआई के चैट जीपीटी के कोई भी मॉडल हो। ठीक है, हम जो यूज कर रहे हैं वो जेमिनी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जेमिनी इसलिए क्योंकि वो फ्री है, आप कोई भी यूज करना चाहे, अगर आपको कोई पेड वर्जन यूज करना है चैट ओपन एआई चैट जीपीटी का, तो आप वो भी जो है वो 5700 का रिचार्ज जो है वो कर सकते हैं। ये वो तरीका है जो हमने देखा था कि जो है वो हमने किस तरह एक मॉडल से कनेक्टिविटी की थी। हमारे केस में जेमिनी था, ये देखिए जेमिनी 2.0 फ्लैश, और इसकी जो भी कनेक्टिविटी थी आपके सामने। फिर हमने एक एजेंट बनाया था, एजेंट का नाम जो था वो हमारा राइटर एजेंट था। अब राइटर एजेंट क्या करेगा, चीजों को लिखेगा। हमने उससे क्या लिखवाया था, कोई भी ऐसे, कोई भी नॉवेल, कोई भी स्टोरी, कोई भी पोयम, तो उसने क्या किया था, हमें वो लिख के दे दिया। ठीक है, और हमने इसको एक इंस्ट्रक्शंस पास की। दीज इंस्ट्रक्शंस आर जो है वो आर द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, कह सकते हैं इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये जो है वो हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि भाई आप ये चीज हो, आपको ये काम करना है। इस इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में आपकी सारी जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का गेम आता है, जो हम आगे चल के देखेंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट भी आप इसको कह सकते हैं और डेवलपर प्रॉम्प्ट भी आप इसको कह सकते हैं। आगे चल के हम इसको और रिफाइन करेंगे। अभी मैंने सिंपल लिखे कि भाई आप एक एजेंट हो जो कि यूजर की क्वेरी को आंसर करता है। ठीक है, ये हमने एक एजेंट बनाया, एक एजेंट एक ही काम जो है वो करेगा, इसका नाम था राइटर एजेंट। आपने एलएलएम से कनेक्टिविटी कर ली, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, जो आपको डाटा लाके देगा, क्योंकि वही मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डाटा पे ट्रेन हुआ। नंबर 2, एजेंट बन गया, एलएलएम से कनेक्टिविटी हो गई। अब उस एजेंट को चलाने के लिए चाहिए होते हैं रनर्स। क्या चाहिए होते हैं, रनर। रनर हमारे पास एक क्लास है ओपन है एजेंट्स एसडीके की तरफ से। ठीक है, ये रही, और यहां पर एक मेथड है रनर डॉट रन। अब रनर का मेथड क्या करता है, आपके एजेंट को चलाता है। क्या करता है, आपके एजेंट को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है। और यहां पे मैंने पहला पैरामीटर क्या पास किया, एजेंट। क्या पास किया, एजेंट। इसको आप अगर हो सकता है किसी डॉक्यूमेंटेशन में या ब्लॉग में स्टार्टिंग एजेंट भी स्टार्टिंग एजेंट का भी आप जो है वो यहाँ पे यूआरएल क्या एट्रीब्यूट देखें एज एन आर्गुमेंट। तो ये इस तरह भी हो सकता है, या आप डायरेक्ट एजेंट देखें तो वो लाइब्रेरी रनर डॉट रन का जो फंक्शन है वो खुद ही समझ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने इस तरह स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब होता है आपका एक होता है स्टार्टिंग एजेंट कि भाई आपका जो रनर है वो कौन से एजेंट से चलाएगा। भाई कौन, अभी आप सवाल पूछ सकते हैं यार कौन से एजेंट से, मतलब एजेंट ही तो है, तो लिख दो ठीक है एजेंट। बट आगे चल के जब मल्टी एजेंट्स का जब आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, जब आपके पास मल्टी एजेंट्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या होगा, आपको स्टार्टिंग एजेंट जो है वो एज अ डेवलपर काम आएगा। अगर आप उसको उस केस में भी नहीं बताएंगे तो वो चल जाएगा, बट चीजें क्योंकि आपको पढ़ के समझ आ जाए तो स्टार्टिंग एजेंट का आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास करते हैं एट्रीब्यूट या की पास करते। फिर आपने पास एक चीज होती है इनपुट। इनपुट होता है आपका यूजर इनपुट। क्या होता है, आपका यूजर इनपुट। क्या कि भाई मुझे जो है वो एक क्या करो, राइट एन ऐसे ऑन इन्वायरमेंट क्या हुआ प्रॉब्लम। ठीक है भाई, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स पे मुझे जो है वो एक ऐसे लिख के दो। तो ये यहाँ पे आपको एक ऐसे लिख के दे देगा। आप एक कोई पोयम लिखवा लें। लास्ट केस में जो होमवर्क दिया था आपने ट्रांसलेटर एजेंट बनाया था, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक यूजर इनपुट दे दिया।
ठीक है, यहाँ पे एजेंट बता दिया और उस एजेंट पे आपने बता दिया कि मेरा इनपुट क्या है। ये इनपुट वो इनपुट है जो यूजर देता है। यूजर मतलब जब आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और यहाँ पे इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है ना आस्क एनीथिंग, यहाँ पे जो आप लिखते हैं वो यूजर इनपुट होता है। क्या होता है? यूजर इनपुट होता है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने यूजर इनपुट दे दिया और उसके बाद तीसरी चीज आपने बता दी कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई जब मेरा एजेंट चले तो उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन हो। एक रन कॉन्फ़िग का यहाँ पे मेरे पास पैरामीटर है और यहाँ पे कॉन्फ़िग नाम की मेरे पास एक की है, जिसमें मैंने बताया कि भाई जब मेरा इनपुट चलेगा तो कौन से मॉडल पे जाके रिक्वेस्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे अपने इस केस में बताया मॉडल जेमिनी 2.0 फ्लैश। फिर मैंने बताया मॉडल प्रोवाइडर कि भाई अच्छा अब मॉडल होता है, मैंने जेमिनी के 2. फ्लैश पे यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दी। फिर ये कह रहे हैं मॉडल प्रोवाइडर भी बताओ, तो मॉडल प्रोवाइडर ये रहा। अब जेमिनी 2.0 फ्लैश किसका है? डीप सीक का है या गूगल जेमिनी का है? गूगल जेमिनी का, तो गूगल जेमिनी की यहाँ पे कनेक्टिविटी हुई है। भाई जिसका मॉडल होगा उसके पास मुझे रिक्वेस्ट भी तो भेजनी पड़ेगी ना। ये एआई मॉडल है जो मेरा यहाँ पे गूगल जेमिनी पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। अगर यहाँ पे डीप सीक होता तो यहाँ पे मेरे पास डीप सीक की सीक्रेट की होती और डीप सीक का यहाँ पे यूआरएल होता। अगर यहाँ पे कोई क्लॉड 3.7 सोनेट होता तो यहाँ मेरे पास क्लॉड की जो है वो सीक्रेट की होती और यहाँ पे मेरे पास क्लॉड की जो है वो यूआरएल होता। ये यूआरएल क्या है भाई? एक एपीआई है, जो आपने आसान लफ्जों में कहो तो एक एपीआई का यूआरएल है जो उस सर्वर पे जाके हिट कर रहा है। एपीआई क्या होता है? यूआरएल क्या होता है? जो फेच के फंक्शन में आप यूआरएल लिखते थे ना, जेसन प्लेस होल्डर लिखा, बुक्स एपीआई लिखा, जो आपने हैकाथॉन बनाया तो अपने ई कॉमर्स का लिखा, वो सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ ट्रेसिंग यहाँ पे आपने काम कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब आपने रिस्पॉन्स का वेट किया। क्या किया? रिस्पॉन्स को यहाँ पे आपने कंसोल करवाया। अब जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, मैं किस फोल्डर में हूँ? मेन पाइथन main.py। क्लास 2 में ना, ये भी क्लास 2, पिछली क्लास का कोड मैंने आज वाली डायरेक्टरी में कॉपी कर दिया। क्या हो गया भाई? runner.run_sync। ठीक है, ये मैंने runner.run किया तो इसने मुझे ये वाला मैसेज दे दिया, एजेंट मेरा चल गया। अच्छा वही मैसेज भी आ गया। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब मैंने रन सिंक कर दिया, इसको चलाया, मेरे पास अब रिजल्ट आ गया। एपीआई की प्रिंट कर दी, करनी नहीं चाहिए थी, खैर फ्री है तो मसला नहीं है। अब ये रिक्वेस्ट गई है मेरे मॉडल पे और यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसने कह दिया फुलफिल रिक्वेस्ट। ठीक है, हमारा एजेंट चल गया ना। अभी इसका रिस्पॉन्स क्या आया वो मैटर नहीं करता। ऐसे क्यों नहीं हुआ? नहीं, रिस्पॉन्स में इसने जो मुझे फाइनल रिजल्ट दिया उसने कहा कि मैं आपके रिक्वेस्ट को जो है वो अभी चला नहीं सकता। दोबारा करते हैं भाई, क्यों नहीं चला सकते आप? राइट 3 sentences या what is Next.js app router। अरे एजेंट ही लिखा है, हेल्यूसिनेशन का मना किया कुछ इसको मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको स्टार्टिंग एजेंट की जो मैंने की असाइन की है ना, इसको मैं रिमूव करके देख लेता हूँ। मे भी इसकी वजह से भी मसला कर रहा हूँ। नहीं तो उससे बात आ गया जी बात है। अभी इसने स्टार्टिंग एजेंट ने द Next.js app router is a new mobile application in Next.js। खैर ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि स्टार्टिंग एजेंट जो है वो क्या मसला क्या है, उसे मे भी कोई सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस का इशू हो। अच्छा जी, अभी हमारा ये डिस्कशन है। तो मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शंस दिए। ये इंस्ट्रक्शंस एजेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
मैंने इसको क्या इंस्ट्रक्शन दी, योर टास्क इज टू आंसर यूजर क्वेरी, कि भाई आपका जो टास्क है वो यूजर क्वेरी को आंसर करना है। फिर मैंने इसको लिखा कि इफ यू डू नॉट हैव द आंसर, अगर आपके पास आंसर नहीं है, टू द यूजर क्वेरी जस्ट डिनाई, कि भाई उसको मना कर दो, ठीक है, कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। डू नॉट हेल्यूसिनेट, हेल्यूसिनेशन का क्या मतलब है, जब आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने जीपीटी से पूछा कुछ, उसने जवाब दिया कुछ। अब जीपीटी है ना, कुछ भी क्या करेगा कि जो है वो आपको जवाब बना के जरूर देगा। जैसे स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं ना, यार घुमा फिरा के बता दो, आंसर छोड़ के नहीं आना, ये वही काम करेगा कि आंसर मैं नहीं छोड़ूंगा, घुमा फिरा के कुछ भी बोल जरूर दूंगा। इस चीज को कहते हैं हेल्यूसिनेशन, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी इजाद कर दिया अजीबोगरीब, ठीक है। अब यहां पे मैंने इसको फिर एक, ये एजेंट का इंस्ट्रक्शन था, क्या था, एजेंट का इंस्ट्रक्शन। अब ये बहुत जरूरी होता है, जब भी आपका ये एजेंट चलेगा, आपका जो ओपन है एजेंट्स का फ्रेमवर्क है वो यहीं से इसको पिक करेगा। और यहां पे अब मैंने लिख दिया व्हाट इज नेक्स्ट.जेएस ऐप राउटर, तो यहां पे इसने मुझे ये पूरा जो है वो एक पैराग्राफ लिख के दे दिया कि नेक्स्ट.जेएस ऐप राउटर ये चीज़ है, और ये जाहिर सी बात है आप लोगों को पता भी है, तो आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन चीज जो हमारी समझने वाली है वो रनर डॉट रन सिंक और रनर डॉट, हमारे पास दो मेथड्स हैं यहाँ पे, एक रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंक और दूसरी चीज है हमारे पास रनर डॉट रन। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। रनर डॉट रन सिंक, इसके नाम में ये ना सिंक है, इसका मतलब ये है सिंक्रोनस। क्या है, सिंक्रोनस का मतलब जो 1 by 1 चले, क्या करे, जो 1 by 1 चले। और जो रनर डॉट रन है वो है एसिंक्रोनस। क्या चीज है, एसिंक्रोनस, मतलब जो है वो एसिंक्रोनस नहीं चलेगा, यानी एग्जीक्यूशन में उसके जो है वो टाइम होगा, डिले करेगा। वो उसको क्या करेगा, जो आपने एसिंक्रोनस कॉल है जो उसकी एग्जीक्यूशन में डिले आएगा, उसको अवेट करना पड़ेगा, और जो है वो आगे अपने प्रोग्राम को रोकेगा नहीं, कॉनकरेंटली वो चीजें चलती रहेंगी। कॉनकरेंटली का मतलब पैरेलल। अब रनर डॉट रन सिंक, अब सवाल यह है कि एक सिंक्रोनस है, दूसरा एसिंक्रोनस है। सबसे पहले इसमें ये सवाल आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो रनर डॉट सिंक जो है ना वो सीक्वेंशियली चलेगा, ठीक है, क्या करेगा, सीक्वेंशियली चलेगा। अब सीक्वेंशियल का मतलब आपको ये तो पता है कि भाई एक के बाद एक। अब जब आपके पास मल्टी एजेंट का कॉन्सेप्ट आता है ना, आप क्या करेंगे, आपके पास कोई यूजर की क्वेरी होगी, क्या होगी, कोई यूजर की क्वेरी होगी। हो सकता है उस क्वेरी को सॉल्व करने में 2-3 एजेंट्स बीच में आए। अभी तो हम एक ही एजेंट से काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम जब मल्टी एजेंट्स आर्किटेक्चर पे जाएंगे ना, तो एक यूजर की क्वेरी होगी और मल्टीपल उसको वैलिडेट कर रहे होंगे, उस पर काम कर रहे होंगे। सपोज मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सपेंड करूं, अभी मैं सिर्फ आपको ये थ्योरी बता रहा हूं, अभी मल्टी एजेंट्स बना के नहीं दिखा रहा। मैं इसी अगर बात को आगे बढ़ाऊं, सपोज मैंने उससे एक ऐसे लिखवाया जो अभी आपके सामने मैंने लिखवा दिया। अब राइटर एजेंट क्या करेगा, उस ऐसे को लिखेगा, ठीक है। अब एक बीच में अगर मैं एनालाइज एजेंट भी इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या कर दूं, एनालाइज एजेंट भी अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। एनालाइज का क्या मतलब है, क्यों करूं भाई, सपोज अभी मैंने जो यहां पे एक ऐसे लिखवाया, मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स मेरे पास ना आए, एक दूसरा एजेंट भी बीच में हो जो इस ऐसे को एनालाइज करे। क्या करे, एनालाइज करे कि भाई इस ऐसे में सारी चीजें हैं, सही है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ऐसा होता है ना अक्सर, आप पेपर पहले लिखते हो, एग्जाम पहले अटेम्प्ट करते हो, एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद फिर पढ़ के देखते हो, एनालाइज करते हो कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अब इस तरह का जो काम है ना वो सीक्वेंशियल होता है। किस तरह होता है,
सीक्वेंशियल होता है। किस तरह होता है? सीक्वेंशियल, कि भाई पहले ऐसे लिखा जाएगा उसके बाद ही तो वो एनालाइज होगा। विदाउट ऐसे किस चीज को एनालाइज करा जाए? तो इस तरह के काम जो है ना, ये होते सीक्वेंशियल, जब मल्टी एजेंट हो और एक एजेंट दूसरे एजेंट पे जो है वो डिपेंड करता हो, उसका रिजल्ट रिस्पॉन्स। भाई अगर राइटर एजेंट, गौर से सुनिएगा, अगर राइटर एजेंट ऐसे लिखेगा उसके बाद ही तो एनालाइजर एजेंट उसको एनालाइज करेगा, उसके पहले वो कैसे कर लेगा? तो इस तरह के केस में जो काम होता है वो रन सिंक का होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात कही कि जब मल्टी एजेंट, तो ये मत सोचिएगा कि जब भी मल्टी एजेंट होगा तो वो जो है वो सिंक्रोनस ही होगा, वो एसिंक्रोनस भी हो सकता है। ठीक है भाई। अब ये सीक्वेंस, अब आपको सोचना पड़ेगा कि कब क्या यूज करना है। क्या आप जो काम करवा रहे हैं वो सीक्वेंशियल है या पैरेलल है? आपने ऐसे लिखा उसके बाद ही वो एनालाइज होगा, ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है या पैरेलल? सोच के बताओ। सीक्वेंशियल है क्योंकि वो डिपेंडेंसी है उसकी उस पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 2 सही है, मैंने अपने आपको एक इनपुट दिया कि 2 + 2 कि व्हाट इज 2 + 2 एंड मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय 4। गौर से सुनिएगा, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज 2 + 2, फिर मैंने आपसे पूछा मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय 4। अब आप क्या करेंगे? 2 + 2 को पहले प्लस करेंगे, फिर उसको जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये काम आप सीक्वेंशियल करेंगे या पैरेलल करेंगे? क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि पहले 2 + 2 का आंसर आएगा, उसी के बाद ही वो 4 से मल्टीप्लाई होगा ना। 2 + 2 का आंसर 4 आया, 4 आ गया, अब उस आंसर को 4 से या 5 से 10 से मल्टीप्लाई करो, तो अगला जो आपका प्रोसेस है वो पिछले प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। तो ये सिंक्रोनस है कि भाई अपने एजेंट्स को जो है वो एक के बाद एक चलो। आप एक शॉपिंग एजेंट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शॉपिंग एजेंट बना रहे हैं। आप शॉपिंग करने गए, आपने सबसे पहले अपने पसंद की चीजें खरीद ली, तो ये एक शॉपिंग एजेंट हो गया, या एक शॉपिंग, अच्छा भी एजेंट को साइड पे कर, आपने शॉपिंग कर ली, उसके बाद आपने बिल दिया। ठीक है, ये एग्जांपल तो सबको पता है कि भाई पहले शॉपिंग करते हैं उसके बाद बिल जनरेट होता है। मैंने यहाँ पे 2 एजेंट बनाए, एक मुझे जो शॉपिंग करवा रहा है, दूसरा जो मुझे बिल जनरेट करके दे रहा है। तो ये काम सीक्वेंशियल होगा या पैरेलल होगा? क्यों? क्योंकि पहले शॉपिंग एजेंट से शॉपिंग होगी, जो भी प्रोडक्ट्स है वो बताएगा, आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, वो आपको कहेगा ओके। उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया ना, उसके बाद उसका बिल जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल है। अब पैरेलल का मतलब क्या है? मल्टी एजेंट्स हो लेकिन एक साथ वो अपना काम कर ले। ठीक है, मल्टी एजेंट्स हो वो क्या करें? एक साथ अपना काम करें। सपोज करें एक शादी है किसी की, तो शादी में मल्टीपल काम है, हॉल भी वेडिंग हॉल भी डेकोरेट हो रहा है, खाना भी तैयार हो रहा है, तो एक हॉल डेकोरेटर एजेंट है, एक फूड या शेफ एजेंट है, और जो भी तैयारियां होती हैं। क्या ये सारे काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या अलग अलग एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अलग अलग एक साथ हो। तो इस तरह के काम जो होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं। आप यहाँ पे रन यूज कर लो, तो रनर डॉट रन मोस्ट प्रोबेबली आप पैरेलल प्रोसेसिंग में करेंगे, और रनर डॉट रन सिंक एसिंक्रोनस सिंक्रोनस प्रोसेसिंग में करेंगे। अब आपने सोचना है कि जब आप काम करेंगे तो आपने उसको किस तरह रखना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना काफी है। अब हम ईद के बाद मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।